हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो हम जो लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे एनालॉगी के बारे में, और हम उसमें बर्ड एनालॉगी के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब पेपर के ट्रेंड के साथ, पैटर्न के साथ साथ जो है पेपर का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। तो बर्ड एनालॉगी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनमें भी बदलाव आ रहा है कुछ। और अब जो पहले जो रेशियो वाइज पूछे जाते थे क्वेश्चन, वो तो पूछे ही जाते हैं, उसके साथ ही अब क्या है, लिंग्विस्ट बना दिया गया है क्वेश्चन को, यानी कि अब लैंग्वेज में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन को बर्ड एनालॉगी के अंडर ही टाइप 2 में रख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल उसके करके देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। एनालॉगी एनालॉगी में हम आज करेंगे टाइप 2 बर्ड एनालॉगी का। साथ ही इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि भाई जो हमारी अल्फ़ाबेट एनालॉगी है उसको भी हम फिनिश अप करें। ठीक है, तो टाइप 2 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन है हमारा, एक पूछा गया है, स्केटिंग इज रिलेटेड टू रिंग। स्केटिंग इज रिलेटेड टू रिंग इन द सेम वे, इन द सेम वे टेनिस इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क दे दिया उन्होंने, बोल दिया भाई कि जो हमारे ऑप्शन दे दिए भाई, अरीना, पिच, सी आपका दे दिया रैकेट, और डी दे दिया इन्होंने आपका कोर्ट। ठीक है, कुल मिला के अगर टाइप 2 क्वेश्चंस को देखें तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो पहले वाले क्वेश्चंस में जो होता था कि रेशियो में क्वेश्चन दे दिए जाते थे कि भाई एक की जो एनालॉगी है बी के साथ में, तो सी की एनालॉगी किसके साथ में होगी। ठीक है, तो कनेक्शन, एक तरह से आपको कनेक्शन ढूंढने पड़ते थे, एनालॉगी ढूंढनी पड़ती थी। ठीक है, अब इसमें थोड़ी क्लैरिटी दे दी गई, तो इन द सेंस कह सकते हैं क्वेश्चन को थोड़ा इजी ही बनाया गया है, बस लैंग्वेज डाल के डरा दिया गया है ना। है ना, लैंग्वेज देखा बच्चे ने और डर गया, ओ माय गॉड ये क्या पूछ लिया। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो क्वेश्चन है वो पहले की कंपैरिजन में इजी हो गया है। ठीक है, तो देखो आप, स्केटिंग इज रिलेटेड टू रिंग। हाउ स्केटिंग इज रिलेटेड टू रिंग, कैसे रिलेटेड है भैया, है ना, स्केटिंग रिंग से। तो रिंग क्या होता है, एक मैदान होता है, ग्राउंड होता है, जिस पर क्या करा जाता है, जिस पर स्केटिंग की जाती है। यानी कि जिस पर स्केटिंग गेम जो है खेला जाता है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि भाई स्केटिंग को खेलने की जगह रिंग है, तो टेनिस को खेलने की जगह कौन सी होगी, यानी कि टेनिस ग्राउंड के बारे में पूछ रहे हैं, टेनिस ग्राउंड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अरीना, नो, अरीना में कौन खेलते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है इस पे आया भी था। ठीक है, तो अरीना किससे रिलेटेड था, रेसलिंग से रिलेटेड था, पहलवान लोग लड़ते हैं जिसमें, है ना, द ग्रेट खली, रेसलिंग से रिलेटेड है। पिच, पिच भी हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस कर लिया था। पिच क्या होता है, जिस पर क्रिकेट खेला जाता है, रिमेंबर, ये 3 विकेट बनाए थे, कुछ 2 बैट्समैन होते हैं, इस साइड होता है, इस साइड होता है, एक साइड से बॉलिंग की जाती है, यानी कि पिच पर क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, और अगर रैकेट की बात करें तो रैकेट क्या होता है, रैकेट क्या होता है, रैकेट एक ऐसी चीज होती है जिससे टेनिस या बैडमिंटन खेला जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, है ना, बैडमिंटन खेलने के लिए तो जो बैडमिंटन और रैकेट, ठीक है, तो ये भी नहीं है, अरीना भी नहीं है,
पिच भी नहीं है, रैकेट भी नहीं, लास्ट कौन सा बचा? कोर्ट। कोर्ट विल बी द राइट आंसर। यानी कि टेनिस जिस ग्राउंड पे खेला जाता है ना उसको कोर्ट बोलते हैं। यानी कि कहाँ जा रहे हो, अगर टेनिस खेलने वाले प्लेयर कोई अपना टेनिस का रैकेट लेके बॉल लेके अगर जा रहा है, तो अगर आप उससे पूछोगे कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेगा कोर्ट जा रहा है। तो कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या मतलब सेशन कोर्ट नहीं होता। जो टेनिस खेलने का जो ग्राउंड है उसको कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, देखो मैंने मेरी जो कोशिश रहती है कि आपको जो टॉपिक रिलेटेड ट्रिक्स हैं, टॉपिक रिलेटेड नॉलेज है वो भी दी जाए, इसके साथ ही पेपर को अटेम्प्ट करने की नॉलेज भी दी जाए। अब आपने देखो यहाँ से क्या सीखा होगा, देखो मैंने एलिमिनेट कर दी। अगर आपको नहीं भी पता होता, अगर ये 3 ऑप्शन आपको पता होते कि भाई अरीना रिलेटेड है रेसलिंग से, पिच रिलेटेड है क्रिकेट से, रैकेट रिलेटेड है रैकेट रिलेटेड है बैडमिंटन से या टेनिस से, ठीक है, तो डी अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता है, अगर आपको पता भी नहीं होता कि भाई टेनिस जो कोर्ट है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। और एग्जाम में बोला जाता है कि भाई जिसको एलिमिनेशन आता है, ठीक है, वो किंग है, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने एलिमिनेशन जो स्किल्स हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी कि आपने जो पढ़ा हो वो सब एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई टीचर ऐसा नहीं होता जो आपको वो सब पढ़ा दे जो एग्ज़ाम में आ जाए। और अगर टीचर ने पढ़ा भी दिया सारा कुछ, तो आप उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाओगे, आप इतना पढ़ ही नहीं पाओगे कि भाई जो एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैज़ नो लिमिट, वो कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, तो जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपको सक्सेस के करीब पहुंचाती है, लेकिन आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्किल्स हैं वो आपको सिलेक्शन के पार पहुंचाती हैं, वो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाती हैं। मान लो किसी पेपर में अगर कट ऑफ जाती है 55 नंबर, 55 नंबर, तो आपकी मेहनत आपको 50 नंबर तक, 45-50 नंबर तक पहुंचा देगी। लेकिन आगे के 5-10 नंबर का सफ़र ये सिर्फ और सिर्फ आपको तय करना होगा। कोई बुक, कोई टीचर, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये सफ़र तय नहीं करा सकता, ये सफ़र खुद आपको तय करना पड़ेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट और टीचर की जिम्मेदारी होती है आपको इस लेवल पे लाके खड़े कर देना सक्सेस के पास। सक्सेस के बियॉन्ड आपको खुद से ही जाना पड़ता है, और सक्सेस के बियॉन्ड आप कैसे जाएंगे, इन 5-10 नंबर का आंकड़ा आप कैसे पार करेंगे खुद से, वो होता है आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की स्किल। आपको एलिमिनेशन मेथड आता है कि नहीं आता है, ये डिसाइड करेगा कि आप इस लिमिट को क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, ये तय करेगा कि आप कट ऑफ को पार करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो पढ़ना इज़ नॉट सब कुछ, है ना, पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, अपनी स्किल्स डेवलप करना एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ना आपको सिर्फ यहाँ तक पहुँचा सकता है 50 नंबर तक, लेकिन सिलेक्ट होने के लिए आपको 55 लाने हैं। तो ये 5 नंबर का जो आंकड़ा है, 10 नंबर का जो आंकड़ा है, वो आपको आपकी स्किल्स तय कराती है। ठीक है, तो मैं आपको ये स्किल्स जो भी मेरे पास हैं इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने से रिलेटेड, मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, लेकिन आप लोगों को भी चाहिए कि भाई साथ ही साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है आपका इस तरह कि कप इज रिलेटेड टू क्रॉकरी द सेम वे, द सेम वे पेन इज रिलेटेड टू, पेन इज रिलेटेड, पेन इज रिलेटेड टू, आपके ऑप्शन इन्होंने देके रखे हुए हैं, पेपर
ऑप्शन बी बुक्स, ऑप्शन सी दे के रखा है आपका इंक, ऑप्शन डी दे के रखा है स्टेशनरी। ठीक है, क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है आपसे कि भाई जिस तरह कप क्रॉकरी से रिलेटेड है उसी तरह पेन किससे रिलेटेड है। क्रॉकरी क्या होती है, ठीक है, जो सेट ऑफ बर्तन होता है, ठीक है, बहुत सारे बर्तन, उनको कलेक्टिव रूप से क्रॉकरी कहा जाता है। तो बहुत सारे बर्तन होते हैं, उसमें कप भी होते हैं, यानी कि कप क्रॉकरी का हिस्सा है। कप क्रॉकरी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। तो पेन किसका हिस्सा होगा, ये कहना चाह रहा होगा, यही कहना चाह रहा है ना, है ना। क्रॉकरी किसको कहते हैं भाई, जो ये क्रॉकरी है इसका मतलब होता है कि भाई बहुत सारे बर्तन, बर्तन यानी कि बर्तनों का सेट, सेट। और बर्तन के सेट में क्या होगा भाई, बर्तन के सेट में एक थाली होगी, एक चम्मच भी होगी, एक या बहुत सारी थालियां, बहुत सारी चम्मच। इसके अलावा ग्लास होंगे, ठीक है, इसके अलावा कटोरी होंगी, ठीक है, इसके अलावा प्याले होंगे, कप होंगे, यानी कि मतलब प्याला। यानी कि आप देखो तो क्रॉकरी को, तो इतनी सारी चीजें क्रॉकरी के अंदर होती हैं। कप जो है एक हिस्सा है क्रॉकरी का, ठीक है, एक पार्ट है। तो कह रहा है कि भाई सेम वे पेन इज रिलेटेड टू, यानी कि पेन फिर किसका हिस्सा होगा। पेपर, ऑप्शन देके रखा ए पेपर, नहीं पेपर का हिस्सा नहीं होगा। पेपर आपने देखा ही है ना, पेपर का हिस्सा नहीं हो सकता। बुक, नहीं बुक नहीं हो सकती, ठीक है। जो पेपर है वो बुक का हिस्सा है, ठीक है। बुक कैसे बनती है, बहुत सारे पेपर से मिलके बनती है, ठीक है। तो जो पेपर है वो बुक का हिस्सा है, लेकिन बुक पेन का हिस्सा नहीं है, या पेन बुक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इंक, इंक क्या होती है, जो पेन में भरी जाती है ना, जिसके बिना हम पेन जो है काम नहीं करता, यानी कि इंक जो है पेन का हिस्सा है, ठीक है। पेन इंक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है भाई स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या क्या आता है, अगर आप स्टेशनरी को देखेंगे तो स्टेशनरी में क्या आता है, पेन पेपर बुक, है ना, पेन पेपर बुक, है ना, रबर, इरेजर जिसको हम बोलते हैं ना, इरेजर, ठीक है, कटर, पेंसिल छीलने का, पेंसिल वगैरह, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, स्टेशनरी के अंदर आती हैं। यानी कि पेन किसका हिस्सा है, स्टेशनरी का हिस्सा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेन। तो इस तरह से कंक्लूड करते हैं चीज़ों को, इस तरह से तोड़ते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब आप ये देखते रहोगे, एक लाइन के भरोसे बैठे रहोगे कि कप इज रिलेटेड टू क्रॉकरी। अगर आपने इसका एनालिसिस नहीं किया कि हाउ कप इज रिलेटेड टू क्रॉकरी, ठीक है, क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे, ठीक है। रही बुकैब की बात, आप कितनी बुकैब रट लोगे, आप कितनी जनरल नॉलेज रट लोगे, ठीक है। और रीजनिंग क्या है, रटी तो जा नहीं सकती है रीजनिंग, ठीक है। आप कितनी एनालॉगी रट लोगे ना, 100 200 1000 2000, कोई लिमिट ही नहीं है रीजन एनालॉगी की। कोई भी क्वेश्चन उठा के बना दिया जाता है, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई एसएससी एमटीएस 2009 में, एसएससी एमटीएस 2009 में, एसएससी एमटीएस 2009 में। एमटीएस की भर्ती अभी निकली हुई है, पेपर होने वाला है कुछ दिनों में, पेपर जो फॉर्म वगैरह फिलअप हो गए हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा लेवल आने वाला है, क्योंकि 54 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार अप्लाई किया है एसएससी एमटीएस के लिए। तो ये लेवल है एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस का, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम इन द सेम वे, इन द सेम वे मीटर इज रिलेटेड टू, मीटर इज रिलेटेड टू। ऑप्शन आपके दिए गए हैं भाई, ऑप्शन दिए गए हैं स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस एंड रेस्ट, इसके अलावा साउंड। किससे रिलेटेड है? क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम। हाउ क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम, यानी कि क्लॉक कैसे रिलेटेड है टाइम से। क्लॉक कैसे रिलेटेड है टाइम से? घड़ी, ये जो मैं घड़ी, क्लॉक मतलब घड़ी, कैसे रिलेटेड है टाइम से? टाइम को बताती है भाई कितना बज रहा है। ठीक है, जब मैं पूछता हूँ किसी से भाई कितना बज रहा है, तो वो अपने घड़ी की तरफ देखता है। ठीक है, आजकल मोबाइल चल रहा है तो मोबाइल की तरफ देखता है। ठीक है, यानी कि घड़ी का काम क्या है, कैसे रिलेटेड है, टाइम को बताती है वो। ठीक है, टाइम घड़ी को नहीं बताता, घड़ी टाइम को बताती है। ठीक है, इसी तरह मीटर, फिर मीटर किसको बताएगा? मीटर किसको बताएगा? स्पीड को? नहीं, कितनी मीटर स्पीड है ये तो हम कभी नहीं बोलते। ठीक है, डिस्टेंस को बताएगा। मीटर किसको बताएगा? डिस्टेंस को बताएगा। डिस्टेंस को बताएगा भाई कितनी डिस्टेंस हुई है। ठीक है, तो किसकी तरफ देखेंगे? इंच टेप की तरफ देखेंगे, बोलेंगे भाई मीटर, इतने मीटर डिस्टेंस हुई है, इतने किलोमीटर डिस्टेंस हुई है। ठीक, तो इस तरह क्लॉक बताती है टाइम को, मीटर बताता है डिस्टेंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फायर इज रिलेटेड टू ashes. Fire is related to ashes in the same way, in the same way, in the same way explosion is related to, आंसर आपका क्या होगा? आंसर है साउंड। ऑप्शन ए साउंड, बी डेब्रिस, सी डेब्रिस और सी एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव, डी फ्लेम। कैट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब कह रहा है कि भाई ये जैसे फायर रिलेटेड है एसिड से, एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब क्या होता है? राख, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। फायर मतलब आग। ठीक है, एक्सप्लोजन विस्फोट, बम विस्फोट होता है ना, एक्सप्लोजन, बम एक्सप्लोड हो गया। फायर इज रिलेटेड टू एसिड, यानी आग का जो रिश्ता है राख से, क्या रिश्ता है? आग लगेगी, क्या बनेगा? राख बनेगी। ठीक है, जब कहीं घर वगैरह में आग लग जाती है या किसी प्रॉपर्टी में आग लग जाती है, कहीं आग लग जाती है, कचड़े के ढेर में भी आग लग जाती है, तो वो क्या बन जाता है? राख बन जाता है। इसी तरह हमें
विस्फोट का एक्सप्लोजन का निकालना है। तो हम कैसे करेंगे भाई, विस्फोट होता है तो क्या होता है, जब कोई एक्सप्लोड होगी तो बहुत सारा मलबा फैल जाता है, ठीक है, राख नहीं होती है। राख तो फिर जब विस्फोट होता है, उस विस्फोट के रिजल्ट में आग जल लगती है, तब राख बनती है। लेकिन जब विस्फोट होता है तो क्या होता है, मलबा फैल जाता है, ठीक है। आपने मतलब एक्सप्लोजन की खबरें भी सुनी हुई होंगी। तो बहुत सारा, अगर सीरिया वगैरह में या रसिया यूक्रेन वॉर अभी चल रही है, तो वहाँ पे जो रसिया है यूक्रेन पे मिसाइल ड्रॉप कर रहा है, मिसाइल एक्सप्लोड कर रहा है, यानी कि मिसाइल विस्फोट कर रहा है। तो आप देखो बिल्डिंगें खंडर हो गई हैं, ढेर सारा सड़कों पर कचरा फैला हुआ है, मलबा फैला हुआ है। तो एक्सप्लोजन से क्या बनता है भाई, मलबा बनता है। फायर से जैसे राख बनती है, आग से जैसे राख बनती है, एक्सप्लोजन से क्या बनेगा, मलबा बनेगा, ठीक है। मलबा किसको बोलते हैं भाई, डेब्रिस को बोलते हैं। डेब्रिस मतलब क्या होता है, मलबा, मलबा, ठीक है। तो मलबा, डेब्रिस इज द राइट आंसर। साउंड, एक्सप्लोजन होने पे साउंड तो होता ही है, ठीक है, लेकिन कनेक्शन नहीं बनना, पहले फायर और एसिड वाला कनेक्शन नहीं बनना, तो इसलिए गलत होगा ये, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोजन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है भाई, एक्सप्लोसिव की ज़रूरत होती है, बारूद की ज़रूरत होती है। एक्सप्लोसिव किसको कहते हैं, बारूद को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लेम, फ्लेम मतलब होता है, हिंदी में इसका जो अगर करेक्ट वर्ड है तो वो है ज्वाला, ठीक है। ज्वाला निकलती है, लपटें निकलती हैं, तो वो तो फायर से भी निकलती हैं, तो एनालॉगी नहीं बन रही है, केवल डेब्रिस के साथ एनालॉगी बनेगी, ठीक है। समझ में, आई होप इस समझ में आया होगा ये आपको, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू लोगो in the same way, in the same way nation is related to, nation is related to। आपके आंसर, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए एनिमल और बी रूलर, सी एंथम, डी एम्बलेम, ठीक है। स्पोर्ट यानी कि खेल, लोगो मतलब, लोगो आपने समझे, जैसे आपने देखा ना वो, जब क्रिकेट देखते हो, ठीक है, तो जो हेलमेट पहन के आते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, तो उनके ऊपर कुछ ऐसा बना रहता है, गोल गोल, है ना, फ्लेम टाइप, ऐसा कुछ ऐसे बना रहता है ना, बीच में कुछ ऐसा स्टार टाइप बना रहता है, ठीक है, देखा होगा आपने, वही होता है लोगो, ठीक है। ऐसे ही आप हॉकी का देखोगे, तो हॉकी में भी जर्सी पे यहाँ पे कोई ना कोई लोगो बना रहता है। जैसे ये एक टी शर्ट है, ठीक है, पोलो स्पोर्ट की, तो इस पे भी एक ये लोगो बना हुआ है, लोगो है, ठीक है। तो लोगो क्या होता है, एक शॉर्टर फॉर्म होती है आइडेंटिटी की, शॉर्टर फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी होती है ये, ठीक है। कि मतलब अगर आप पूरी चीज़ नहीं लिख पा रहे तो आपको दूर से आपका साइन देख के पहचान जाए, आपका लोगो देख के पहचान जाए कि भाई ये इंडियन टीम है, ये इंडियन मिलिट्री है, ठीक है। तो स्पोर्ट जो रिलेटेड है भाई लोगो से, हर स्पोर्ट का एक लोगो होता है अपना, ठीक है। इन द सेम वे नेशन का क्या होता है फिर, अगर वो किसी स्पोर्ट की पहचान, ठीक है, एक लोगो होता है, तो नेशन की पहचान क्या होता है, ठीक है। कनेक्शन ये बनना है, स्पोर्ट की, किसी स्पोर्ट की पहचान क्या है, एक लोगो है। मान लो आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, उसका लोगो इनोग्रेट किया जाता है, 3 विकेट दिखा दिए जाएंगे, बैट दिखा दिया जाएगा, बॉल दिखा दिया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है तो वहाँ पे एक फुटबॉल दिखा दी जाएगी, एक ट्रॉफी दिखा दी जाएगी, ठीक है। तो पहचान होता है किसी खेल की लोगो। तो लोगो अगर स्पोर्ट की पहचान है, तो नेशन की पहचान क्या है, एनिमल, नॉट
एब्सोल्युटली नॉट। रूलर नहीं, रूलर बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। एंथम, एंथम इज द प्राइड ऑफ नेशन, ठीक है, सॉन्ग ऑफ द नेशन, बट इट्स नॉट आइडेंटिटी ऑफ नेशन। आइडेंटिटी नहीं होता है ना। आप ऐसे थोड़े ना कि अगर आपने इंग्लिश में बहुत सारे नेशनल एंथम लिख के रख दिए, ठीक है, तो ये पर्सन के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये कहाँ का नेशनल एंथम है, ठीक है, अगर सेम लैंग्वेज में आपने लिख के रख दिया उनको। लेकिन एम्ब्लेम, ये होता है पहचान। आपने देखा होगा हमारा एम्ब्लेम क्या है, एम्ब्लेम क्या है भारत सरकार का, 3 शेर बने रहते हैं ना, है ना, 3 शेर बने रहते हैं। एक्चुअली 4 होते हैं, वो एक पीछे छुपा रहता है। तो जब हम उसको 2D में बनाते हैं तो हमें वो 3 सामने से जब देखते हैं वो 3 शेर दिखाई देते हैं, ठीक है, उस जिसके नीचे लिखा रहता है भारत सरकार। देखा होगा आपने 3 शेर बने रहते हैं एम्ब्लेम टाइप के, ठीक है। अगर मैं शायद आपको प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा होता तो मैं दिखाता कि एम्ब्लेम कैसा होता है, लेकिन 3 शेर होते हैं जिसके नीचे भारत सरकार बना रहता है और साथ ही में बना रहता है अशोक चक्र, अशोक चक्र बना रहता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जिस कार में आते हैं उस पर भी वो एम्ब्लेम लगा रहता है, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जिस कार में आते हैं उस पर भी वो एम्ब्लेम लगा रहता है, और इंडियन गवर्नमेंट के हर डॉक्यूमेंट, हर गजेटियर पे ये एम्ब्लेम लगा रहता है। तो पहचान होती है ये, ठीक है। जब ये जाता है कि कहीं पे, तो पूरा नहीं लिखा होता है कि ये लेटर इंडिया से आ रहा है, ये फलाना ढिमकाना, सील देख के समझ जाते हैं कि भाई हाँ ये इंडियन गवर्नमेंट का हुआ है। तो नेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, नेशन की आइडेंटिटी होती है एम्ब्लेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Braille is related to blindness, blindness in the same way, in the same way sign language, sign language is related to, sign language is related to, sign language is related to, आपके ऑप्शन है एक्सेप्शनल, ठीक है। सेकंड आपका ऑप्शन है टच, आपका नेक्स्ट ऑप्शन है डीफनेस, ठीक है। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है प्रेजेंटेशन, 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 ठीक है। तो कह रहा है कि भाई ब्रेल इज रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस इन द सेम वे, इन द सेम वे साइन लैंग्वेज इज रिलेटेड टू। तो ब्रेल क्या है, ब्लाइंडनेस क्या है, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, ब्लाइंडनेस इज अंधापन। ब्रेल क्या है, ब्रेल एक ऐसी लिपि है, ठीक है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू अंधे लोग, ब्लाइंड लोग, ठीक है, अपनी स्टडी को फॉरवर्ड कर सके, पढ़ सकते हैं। उनके समझने के लिए, उनके पढ़ने के लिए एक लिपि डेवलप की गई है जिसको कहा जाता है ब्रेल, ठीक है। इसी तरह जो साइन लैंग्वेज है, ठीक है, साइन लैंग्वेज वो किससे रिलेटेड है, ब्रेल जो है लिपि जो रिलेटेड है वो है ब्लाइंडनेस से, और साइन लैंग्वेज किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ठीक है, बहरे लोगों से, ठीक है, जिनको सुनाई नहीं देता तो उनको ऐसे बताया जाता है ना, है ना। देखा होगा आपने जो दोपहर को जो न्यूज़ेज आती हैं तो उनमें बगल में एक और एंकर बैठी होती है जो साइन कुछ इशारे कर रही होती है, तो वो बहरे लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो आंसर होगा आपका सी, डीफनेस मतलब क्या होता है, बहरापन, ठीक है, डीफ लोगों के लिए होती है। एक्सेप्शनल नहीं, टच बिल्कुल नहीं, प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं, डीफनेस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो ब्रेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ब्रेल के बारे में आज आपने समझ लिया होगा अगर आप नहीं जानते हो। तो ब्रेल एक ऐसी लिपि है 3D फॉर्म में होती है। अंधे लोग जैसे इसको आंखों से आंखें बंद करके आप देखोगे तो अक्षर आपको समझ में आ जाएंगे। तो ब्रेल लिपि इससे रिलेटेड होती है। साइन लैंग्वेज जिनको सुनाई नहीं देता है तो उनको समझाने के लिए ब्रेल लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक इज रिलेटेड टू टाई in the same way in the same way in the same way waist is related to waist is related to आपका ऑप्शन है यहाँ पे वॉच बी ऑप्शन है आपका बेल्ट, ठीक। सी आपका रिबन, डी शर्ट। ठीक है भाई। नेक आपका रिलेटेड है टाई से। नेक मतलब गला। टाई जो आप पहनते हो ना फंक्शन वगैरह में, ऑफिस वगैरह में जो लोग पहन के जाते हैं, टाई गले में बांध ली जाती है, ठीक है। वेस्ट क्या है? कमर। बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी एलडीसी 2008, ठीक है। तो नेक इज रिलेटेड टू टाई, वेस्ट इज रिलेटेड टू किससे? कमर किससे रिलेटेड? तो गले में क्या पहना जाता है? टाई क्या है? पहनी जाती है गले में, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज होगी जो कमर में पहनी जाएगी? वॉच, WATCH है, सॉरी है गलत। बेल्ट पहनी जाएगी। बेल्ट हम लोग पहनते हैं ना कमर में, है ना। तो जैसे टाई पहनी जाती है गले में, वैसे ही बेल्ट पहनी जाती है वेस्ट में, कमर में, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्वेश्चन। कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट in the same way a neurologist is related to। हाई लेवल क्वेश्चन है भाई, कैट में पूछा गया है, अच्छे से नहीं हुआ ये था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो आपके ऑप्शन इस तरह हैं कुछ। ईयर्स, ऑप्शन बी है आपका ब्रेन, ऑप्शन सी है आपका लंग, ऑप्शन डी है आपका टीथ। कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट, in the same way the neurologist is related to what, है ना। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट को अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो ये होता है दिल का डॉक्टर। तो दिल का डॉक्टर क्या करेगा? दिल का इलाज करेगा। तो दिल का डॉक्टर किससे रिलेटेड होगा?
दिल से। और न्यूरोलॉजिस्ट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो यह है दिमाग का डॉक्टर। दिमाग का डॉक्टर किससे रिलेटेड होगा? ब्रेन से। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो आप तो कह रहे थे बड़ा टफ क्वेश्चन है। कार्डियोलॉजिस्ट, पहली बात तो बहुत से लोगों को कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब ही नहीं समझ आता है कि कार्डियोलॉजिस्ट होता क्या है। ठीक है, और कार्डियोलॉजिस्ट का अगर मतलब समझ लेते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट का समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन थोड़े चेंज किए हैं, पर नर्व्स लिखा हुआ था एक ऑप्शन में। न्यूरोलॉजिस्ट को जो लोग हैं ना, नर्व्स का डॉक्टर समझते हैं, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, जबकि एक्चुअली ये ब्रेन का डॉक्टर होता है। ठीक है, तो जो आपका न्यूरोलॉजिस्ट है वो रिलेटेड है ब्रेन से। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीज is related to medicine। कुछ ऐसे इनको अंडरलाइन कर लिया जाता है। इन द सेम वे फेमाइन इज रिलेटेड टू, इसका ऑप्शन ए है, इसका देके रखा है ड्रॉट। ऑप्शन बी आपका देके रखा है रिवर। ठीक है, और ऑप्शन सी आपका देके रखा है वाटरफॉल। ऑप्शन डी देके रखा है आपका रेनफॉल। तो भाई जो डिसीज है वो रिलेटेड है मेडिसिन से। तो डिसीज जो है मेडिसिन से कैसे रिलेटेड है? ठीक है, डिसीज का सबसे पहले मतलब क्या होता है? डिसीज का जो सबसे पहले मतलब है वो क्या होता है? डिसीज का मतलब होता है कि भाई बीमारी। ठीक है, और बीमारी रिलेटेड है किससे? दवाई से। बीमारी कैसे रिलेटेड है दवाई से? या भाई बीमारी का जो इलाज है वो करती है दवाई। बीमारी का जो इलाज है वो करती है आपकी दवाई। तो फेमेन मतलब क्या होता है? अकाल पड़ जाना। अकाल यानी अकाल कैसा होता है भाई? खेती वेती बारिश हो नहीं रही है, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब अनाज वगैरह की कमी हो गई और लोग मरने लगे, तो उस स्थिति को बोलते हैं फेमेन। तो बीमारी का इलाज है दवाई। ठीक है, फेमिन का इलाज क्या होगा? ड्रॉट नहीं, सूखा कभी इलाज नहीं हो सकता। रिवर, हाँ इन द सेम वे, लेकिन रिवर हमेशा एग्जिस्ट करती है, तो रिवर जो है फेमिन को जो है प्रिवेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि रिवर तो हमारे यहाँ हमेशा से थी। इसका मतलब हमारे यहाँ कभी फेमिन पड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े फेमिन्स हैं वो इंडिया में पड़े हैं। किस टाइम पे? अंग्रेज़ों के टाइम पे। अब नहीं पढ़ते। अब ये गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ इलाके हैं जो आज भी ड्रॉट से पीड़ित हैं। तमिलनाडु में कुछ इलाके हैं जो ड्रॉट से पीड़ित हैं, फेमिन से पीड़ित हैं। बाकी फेमिन अब कहीं पड़ता नहीं है। ठीक है, वाटरफॉल नो, रेनफॉल। यानी कि हमारी जो खेती है किस पे डिपेंड करती है? मानसून पे डिपेंड करती है। भाई कितनी बारिश हो रही है उतनी खेती होगी। तो फेमिन यानी कि अकाल से बचने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है? रेनफॉल। बारिश हो जाए, अच्छी खेती अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह बीमारी का इलाज दवाई से होता है, उसी तरह अकाल का इलाज किससे होता है? आपका रेनफॉल से होता है, बारिश से होता है। बारिश से होता है। ठीक है, तो ये टाइप 2 क्वेश्चन आपके एनालॉजी के ये पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल है ना, लैंग्वेज में दिया जाता है, बस आपको एक परफेक्ट कनेक्शन बनाना है इनके बीच में, कुछ नहीं है।
3 से 5 नंबर आपकी मुट्ठी में। और कहीं बहुत और बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इन्हीं मेरी पढ़ाई हुई टैक्टिक्स को बार बार मतलब अगर रिपीट करके देख लिया लेक्चर्स को, तो आपसे एनालॉगी का तो कोई क्वेश्चन कम से कम नहीं छूटना है। ठीक है, एनालॉगी के अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो 3 के 3 आप करेंगे, 5 आते हैं तो 5 के 5 आप करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा अल्फ़ाबेट और लेटर एनालॉगी रह गई है। ठीक है, उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।